हैंग डालिए। कैपेसिटर, लिखें कैपेसिटेंस। तो एक छोटा चैप्टर है, बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं और 30-40% तो बातें करंट की हैं। किरचॉफ लॉ वही है, व्हीट स्टोन वही, सिमेट्री सर्किट वही, आधी से ज़्यादा बातें तो सेम है। तो बहुत आसान चैप्टर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन सब बिल्कुल वैसा ही है। तो अच्छे से पढ़ते हैं। आज केवल 1.5 घंटा इसका इंट्रोडक्शन चलेगा, काफ़ी सारी बातें आएंगी, तो थोड़ा ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को समझना। तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी आज ही। तो सबसे पहले आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता क्या है, पहले उसको लिखते हैं। लिखना शुरू करिए, बातचीत बंद करिएगा। द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड capacitance depends on shape and size of conductor यहां से एक छोटा सवाल बनता है। आज काफ़ी सारी बातें हैं, ध्यान से सुनेंगे। 3-3, 4-4 बार कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बताऊंगा, और धीरे धीरे ये ट्यून अप होगा। 2 दिन 3 दिन लगेंगे इसका होमवर्क आने में। जब तक आपके पास समय, ये पूरा वीक है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी को तैयार करने का। उसके शॉर्ट नोट बना लें। संडे को पेपर भी है आपका। 3 दिन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ें, कैपेसिटर नहीं दे रहा हूँ, पूरा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लें 2-2, 1.5-1.5, 3-3 घंटे लगाकर, ताकि वो पूरा एक चैप्टर क्या तैयार करके हटा दो। शॉर्ट नोट बन गए। कोई लेक्चर मान लो पेंडिंग है, कोई लेक्चर छुट्टी हो गई, आपने अटेंड नहीं किया, कुछ ऐसा हो गया, उसको पूरा कर लें, नोट्स पूरा कर लें। कोई बैकलॉग हो उसको ख़त्म कर लें, एक्सरसाइज नंबर 4 पूरी कर लें, है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रख लें, तो क्या एक एक चैप्टर पूरा होता जाएगा, टिक लग जाएगा। नोट्स पूरे हो गए, शॉर्ट नोट्स कर लिए, डीपीपी कर ली। चलिए, अब प्रश्न आता है, पहला पॉइंट, कैपेसिटेंस होता क्या है, क्या मतलब होता है कैपेसिटेंस का, उसको समझते हैं बहुत ध्यान से। अब बातचीत बंद करें, बोर्ड पे देखें। मेरे पास एक कंडक्टर है, और जब भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो म्यूचुअल रिपल्शन के कारण सारा चार्ज कहां आ जाता है, सरफेस पर। आप इसको सुंदर तरीके से मत बांटना, क्योंकि चार्ज बढ़ता भी एक रिलेशन से है। ये सब हम इलेक्ट्रो में पढ़ेंगे। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जहां नुकीले कोने, मान लो कंडक्टर का शेप ऐसा होता, तो जहां कोने नुकीले हैं वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं सुंदर सुंदर बांट दो ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इस हिसाब से होता है। जहां रेडियस कम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, सरल शब्दों में बोले नुकीले कोने हैं, वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। तो मैं एक एक स्टेप बोलता जा रहा हूं, सुनते जाइए। कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सदैव 0। जब भी कोई चार्ज कंडक्टर को दिया जाता है तो सारा चार्ज कहां रिजाइड करता है, सरफेस पर। जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते हैं वैसे वैसे कंडक्टर का पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा होती हैं।
आपको पता हो तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। सब बातें जुड़ी हुई हैं, इंटर रिलेट करिएगा, मजा आएगा। चार्ज दिया, चार्ज से पोटेंशियल बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक एक्सटेंडेड है? अप टू इनफाइनाइट। दीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर एक्सटेंडेड अप टू इनफाइनाइट। अब अगला स्टेप आता है क्रूशियल। एक डाउट आया छोटे बच्चे को, सर फिर तो हम किसी बॉडी को कितना भी चार्ज दे सकते हैं, देते जाओ देते जाओ। ये वही बात हो गई। मैं आपको कहूं बेटा इस बोतल में 100 लीटर पानी भर के लिया, तू हंसेगा सर 100 लीटर कैसे सर? 1 लीटर भरने के बाद तो पानी ओवरफ्लो होके गिरने लग जाएगा। अच्छा, यहां एक शब्द आई कैपेसिटी। बेटा तुम अभी 250 बच्चे बैठे हो, हॉस्टल के कमरे में 250 बच्चे बैठ के बता। अरे सर कमरे की कैपेसिटी, कैपेसिटी 10 से 12 बच्चे, 15 बच्चे, बस इतने से बड़ा। इस कमरे में 250 बच्चे बैठे हैं, और बड़ा हॉल होगा 500 बच्चे। कैपेसिटी, वही शब्द यहां सुनिए। हर कंडक्टर की एक कैपेसिटी है। क्यों सर, ज्यादा चार्ज देने में दिक्कत क्या है? यहां तो सर समझ में आ रहा है पानी ओवरफ्लो हो रहा है, यहां क्या दिक्कत है? अब उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, सुनने में मजा आएगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होती जा रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? सराउंडिंग मीडियम, मान लो एयर है या वाटर वेपर है, H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्या कर देती है? डाइपोल बना देती है। बोले तो क्या कर देती है? पोलराइज कर देती है। पोलराइज का मतलब बताइए क्या होगा? आयंस अलग अलग कर देगी, माइनस अलग प्लस अलग, माइनस अलग प्लस अलग। कोई बताएगा माइनस अंदर की तरफ क्यों आया? माइनस अंदर की तरफ क्यों आया? क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से माइनस अलग आएगा। कहानी में और ट्विस्ट आने वाला है। चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये जो मॉलिक्यूल जो पोलराइज हुए हैं इनका ब्रेक डाउन कर देगी। ये ब्रेक डाउन कर देगी इनका। ब्रेक डाउन के बाद ये माइनस तो आके बॉडी पर चिपक जाएंगे। और सोचिए अगर ये चिपक गए तो मान लो बॉडी पे चार्ज था 500 कूलम, ये 20 माइनस आके चिपक गए तो 500 और माइनस 20 कितना हो गया? 480। मतलब बॉडी पे चार्ज कम होने लग गया। कम ना बोलकर हमारे बड़े लोग बोलते हैं द चार्ज स्टार्ट लीकिंग। क्या होने लग गया? लीक होने लग गया। कैसे लीक होने लगा जरा सोचो। पहले कितना था? 500, अब कितना? 20 कहां गया? लीक हो गया। ये माइनस आके चिपक गए और ये प्लस कहां भाग गए? दूर। तो ऐसा फील होने लग गया द चार्ज स्टार्ट लीकिंग। जो सराउंडिंग मीडियम है उसकी जो एयर है वो क्या हो गई? आयनाइज हो गई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। जैसे कुछ और बताता हूं जिससे पूरी क्रिस्टल क्लियर हो। यहां से कोई प्रश्न नहीं बन रहा है पर चीजें समझने का प्रयास करिएगा। जैसे यहां भी एयर है, एयर इंसुलेटर है। क्या है? यहां हवा में चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। चार्ज किस में फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन तार में। पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। हवा में चार्ज कहां फ्लो कर रहा है? क्योंकि हवा क्या है? इंसुलेटर। पर अगर एयर में इतनी जबरदस्त आप फील्ड लगा देंगे तो ये एयर के मॉलिक्यूल्स को भी क्या कर देगा? आयनाइज। और एयर में क्या फ्लो करने लग जाएगा? चार्ज फ्लो करने लग जाएगा। कितनी जबरदस्त फील्ड लगानी पड़ेगी? 3 × 10⁻⁶। वो हम बोलते हैं ना बिजली गिरना। तो इतनी जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है कि एयर में भी चार्ज क्या होने लग गया? फ्लो होने लग गया। मतलब एयर क्या हो गई? आयनाइज। ये देखिए, और एयर आयनाइज होते ही ये चार्ज क्या करने लगा? फ्लो होने लग गया। मतलब बॉडी पे चार्ज क्या होने लग गया? कम होने लग गया। कम होने का कारण समझ में आया? जरा सोचना, बॉडी पे 500, ये माइनस 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 आके चिपक गए तो बॉडी पे चार्ज कम हुआ या बढ़ गया? सरल भाषा में छोटे बच्चों को समझाना है कि यार ओवरफ्लो हो गया,
अब चार्ज क्या होने लग गया, लीक होना स्टार्ट हो गया। द चार्ज स्टार्ट लीकिंग, द एयर गेट्स आयनाइज, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं, ये एयर की क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं। आइए अब मैं तीसरी बार बोलता हूं ताकि आप इन बातों को समझें, एक एक स्टेप धीरे धीरे। सबसे पहले कंडक्टर, बोले तो कैपेसिटेंस में पूरे चैप्टर में क्या बात होगी, कंडक्टर, एक कंडक्टर है। आपने इसको क्या दिया, चार्ज। चार्ज कहाँ रिजाइड किया, बोलिए सरफेस पर। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, कोशिश करिए, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या कर रही है, सराउंडिंग के मीडियम के मॉलिक्यूल्स को क्या कर रही है, पोलराइज, क्या कर रही है। ये देखिए प्लस माइनस डाइपोल बनना, क्या बन गए, डाइपोल बन गए। धीरे धीरे आप चार्ज बढ़ा रहे हो, चार्ज बढ़ा रहे हो, क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई कि आजू बाजू के जो पोलराइज मॉलिक्यूल थे उनको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेकडाउन होते ही माइनस चार्ज आके इस पे आके चिपक गया। इस पे था पहले 500 कूलम, -20 आके चिपक गया। अब बता कम हुआ या बढ़ गया, इसका मतलब चार्ज क्या होने लग गया, द चार्ज स्टार्ट लीकिंग। मैं किस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, मैं उस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, जा इस पानी की बोतल में 100 लीटर पानी भर के लिया। तो कहेगा सर क्या मजाक कर रहे हो, 1 लीटर भरने के बाद तो पानी ओवरफ्लो होने लग जाएगा। तो आप एक शब्द बोल रहे हैं मनी मन, कैपेसिटी। इस बोतल की कैपेसिटी 1 लीटर है। उसी तरह से किसी कंडक्टर को आप चार्ज दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। एक समय ऐसा आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसने सराउंडिंग के मीडियम को क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया। अब चार्ज बॉडी पे नहीं रह रहा है, चार्ज एयर के थ्रू लीक होना शुरू हो गया। तो सर अभी लीक क्यों नहीं हो रहा है, अभी क्यों नहीं चार्ज लीक हो रहा है, कारण एयर इंसुलेटर है। अगर आप इतनी जबरदस्त फील्ड लगा दोगे तो एयर को भी क्या कर देगा, आयनाइज, और चार्ज क्या होना शुरू हो जाएगा, लीक होना। क्या कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है, तो बताइए क्या कोई कंडक्टर अनंत आवेश स्टोर कर सकता है क्या, अनंत आवेश नहीं, एक लिमिट तक ही वो स्टोर कर सकता है। इसके बाद तो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन। लिखना शुरू करिए बिंदास, धीरे धीरे, और बातों को समझते जाएंगे। आज 1.5 घंटा इसी तरह की बात चलेंगी, कोई न्यूमेरिकल नहीं है आज, आज इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। चलिए यहां तक की बात ओके, लिख लीजिए। एक बात तीसरी बार और रिपीट करूंगा, आप भी टूटा फूटा मन में बोलने की कोशिश करिए, कनेक्ट करिए सेंटेंस को। कंडक्टर पे चार्ज दिया, चार्ज देने से उसका पोटेंशियल बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जा रही है। वो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड आजू बाजू के सराउंडिंग मीडियम को क्या कर रही है, पोलराइज कर रही है, वहाँ डाइपोल्स बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक समय इतनी स्ट्रांग हो गई कि उन्होंने उस मॉलिक्यूल जो पोलराइज हुए थे उनको क्या कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन होते हुए वो माइनस वाले आके चिपक गए, और चिपक के उन्होंने नेट चार्ज को क्या कर दिया, कम। एक छोटे बच्चे को हम क्या समझाएंगे कि अरे यार चार्ज क्या होने लग गया, लीक, 500 से 480 हो गया, तो 20 कूलम क्या हो गया, लीक हो गया। ये देखिए ये प्लस दूर भागता हुआ नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे चार्ज स्टार्ट लीकिंग। इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कुछ नहीं होती, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कभी कभार डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ शब्द आ जाए तो परेशान मत होइएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वो मीडियम सहन कर सकता है। इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, एयर गेट्स आयनाइज्ड एंड द चार्ज स्टार्ट लीकिंग इन द एयर। हाँ जी तेज बोलिए। सिग्मा को क्या बोलते हैं, सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी। बोलिए क्या अगली स्लाइड लगा दूं, यहां से एक सवाल बन रहा है,
जो अभी धीरे धीरे प्रूफ होगा। कैपेसिटेंस, मजे की बात, कैपेसिटेंस क्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा, कैपेसिटेंस वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रहा, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। आप खुद देखिए, ये पानी की जो कैपेसिटी है वो पानी पर थोड़ा डिपेंड कर रही है, किस नल से पानी आ रहा है उस पर थोड़ा डिपेंड कर रहा है, इसके साइज पर। इसका साइज है 1 लीटर, 5 लीटर का बनाएंगे तो किससे पानी भर रहे उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। पानी है या अल्कोहल है या चाय है या दूध है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसका साइज, शेप एंड साइज। तो अभी प्रूफ करेंगे कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर एंड द सराउंडिंग मीडियम। बताइए क्या बात ओके है? चलिए साहब और चीजों को बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यही पहला फॉर्मूला चैप्टर का ला रहे हैं, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। खुद बताइए, मैंने 5 बार बोल लिया, शायद आप भी बोल पा रहे हो। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे, Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल हटाएं, कांस्टेंट लगाएं, और पहला चैप्टर का फॉर्मूला आ रहा है, स्वागत करिए, Q बराबर CV, Q बराबर CV। Q क्या है? Q चार्ज, C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्या बोलेंगे इसको? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। पूरा नाम कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। V कौन है? पोटेंशियल, और वीकेंड से ज्यादा अच्छा शब्द है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो C इज द कैपेसिटेंस। यूनिट की बात करें तो Q बराबर CV, चार्ज की होती है कूलम, C की पता नहीं, पोटेंशियल की होती है वोल्ट, तो C की आ गई कूलम पर वोल्ट, जिसे कहा जाता है फैराड, जिसे कहते हैं फैराड। कूलम पर वोल्ट, फैराड। फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, तो छोटी यूनिट आती है 1 म्यू एफ। म्यू एफ का मतलब माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड। फिर आती है 1 पीएफ, इसे बोलते हैं 1 पिकोफैराड। पिको में होता है 10 की घात -12। फिर आता है मिली फैराड, बोले तो 10 की घात -3। तो 1 माइक्रोफैराड, 1 पिकोफैराड, 1 मिलीफैराड। बताता हूं, देखूंगा। तो बताइए, माइक्रोफैराड, माइक्रो बोले तो 10 की घात -6, पिको 10 की घात -12, मिली 10 की घात -3। क्या ये सब ओके है? क्या देख लीजिए। तो पहला फॉर्मूला बोले 2-3 बार, Q बराबर CV। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक की बातें सिखा रहा हूं ताकि दिक्कत नहीं आए। तो एक स्लाइड इलेक्ट्रोस्टैट्स के नाम कर रहे हैं, बार बार फंसे, इसलिए बढ़िया एक बार इलेक्ट्रोस्टैट्स की बातें समझ लें। वैसे तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ही, पढ़ा हुआ भी है आपके लास्ट ईयर, पर अभी वो बातें निकाल रहा हूं जो मुझे इस चैप्टर में अगले 8 लेक्चर में जरूरत पड़ेगी। पहला, कोई स्फीयर है जिस पे 4 साथ साथ लिखना शुरू करिए। एक स्फीयर है, साथ साथ लिखिए, इसकी रेडियस R है। मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल बताइए, किसी को याद हो तो बताइए। स्फीयर पे पोटेंशियल सरफेस पर, बहुत बढ़िया, V बराबर KQ/R। के याद है? 1/4πε। लिखते जाइए, ये सब सिलेबस में है, डिटेल में भी पढ़ेंगे, वहाँ भी याद करना है। यहाँ जो जो बात काम की है उनको मैं रेफर कर रहा हूँ ताकि आपको बार बार दिक्कत नहीं आए। तो किसी कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला V बराबर KQ/R। ठीक है, अच्छी बात है। और याद करिए, V बराबर एक फॉर्मूला होता है E × D। ये मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी काम में लिया था,
V बराबर E इंटू डी। V क्या है बताइए? पोटेंशियल डिफरेंस। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स जिनके बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो। लिखते जाइए साथ साथ। ठीक है, आगे बढ़ें। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया के क्यू बाय आर। पोटेंशियल एट द सरफेस V बराबर के क्यू बाय आर। दूसरा फॉर्मूला V बराबर ई डी। और देखिए तीसरी बात, किसी एक शीट के कारण, गॉस थ्योरम से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद हो थोड़ी बहुत, बताइए। किसी एक शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सब काम आएंगे, इसलिए एक बार इसको समराइज कर रहा हूं। चौथा पॉइंट, एक EMW की बात है जो यहां लिख रहा हूं, एनर्जी डेंसिटी। किसी को याद हो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। किसी को मैग्नेटिक वाली याद हो, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये सब आएंगी, ये EMW का है पर यहाँ काम आएगा, इसलिए एक बात सीखना जरूरी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी। आइए इन चारों पॉइंट को एक बार और बोल देता हूँ, आप भी कोशिश करिए याद करने की। पोटेंशियल एट द सरफेस, बोलिए V बराबर के क्यू बाय आर। दूसरा फॉर्मूला V बराबर ई डी। एक अकेली शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2। सिग्मा भूल गए, सिग्मा का नाम लिख लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का फॉर्मूला खोल लो, चार्ज बटे एरिया। क्या बार बार काम आएगा, तो एक बार अलग से ही हेडिंग डाल के समझ लोगे ना तो आप याद कर लोगे। सिग्मा का फॉर्मूला सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाय A। फिर EMW में जो किसी भी रीजन में जब फील्ड होती है तो फील्ड क्या करती है? एनर्जी को स्टोर करती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड है तो बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। यही काम नहीं आएगा, काम यही आएगा, पर दोनों एक साथ लिख दी। अच्छा, इनकी यूनिट देखेंगे तो मजा आएगा। यूनिट एनर्जी की होती है जूल, वॉल्यूम की मीटर क्यूब। इनकी यूनिट देखें तो ध्यान से एक्सप्लोर करिए, यूनिट होगी जूल पर मीटर क्यूब। चलिए अगली हेडिंग डालिए, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसका भी फॉर्मूला है, पर मैं आज आपको डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं। उससे क्या होगा, थोड़ा आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। नहीं तो क्या सीधा फॉर्मूले रट लोगे ना तो एकदम इतने सारे दिखेंगे। याद करने में मानता हूं, पर कनेक्टिविटी बनानी जरूरी होती है। जैसे मैं आपको सिखाता हूं, मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है। अब सुनते जाना, पेन पेंसिल छोड़ दीजिए। इसकी रेडियस कितनी है? R, और इस पे आपने चार्ज दिया कितना? प्लस Q। पहला आप मन में बताइए, ये चार्ज मैंने कहाँ दिया? सरफेस। अंदर क्यों नहीं गया? कंडक्टर में सारा चार्ज हमेशा सरफेस पर रिजाइड होता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज सदैव 0। छोटी छोटी बातें समझ में आएंगी। आपने चार्ज दिया, चार्ज देने से इसका पोटेंशियल बढ़ा। अब कोई बताएगा पोटेंशियल कितना हुआ? बताइए, अभी याद किया था पोटेंशियल के क्यू बाय आर। के को हटा दीजिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। पहला स्टेप। इतना क्लियर इसलिए बता रहा हूं
ताकि आपको एक कंटिन्यूटी समझ में आए। हुआ क्या, स्टेप नंबर 1, पहले क्या दिया गया, चार्ज। चार्ज देने से उसका पोटेंशियल राइज हो गया, राइज होके इतना हो गया। अब मुझे चाहिए कैपेसिटी, तो मैंने लगाया Q बराबर CV, Q बराबर CV। अब देख फॉर्मूले याद होते जा रहे हैं धीरे धीरे। Q बराबर CV। अब V को पुट करें, V को पुट करें तो बताइए Q, तो वही C, वही V, 1/4πε0 Q बाय R। Q से Q कटा, देख C, बहुत बढ़िया फॉर्मूला जो एक छोटा सा मिसकॉन्सेप्शन भी दूर करेगा। अब सुनना, ऐसा लगता है, अभी नीट में सवाल आया 22-23 में, ऐसा लगता है Q बराबर CV, तो C जो है वो हो गया Q बाय V। एक नजर में ऐसा लगता है C डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल, पर ऐसा नहीं है। C चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड, C डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। क्या रेडियस शेप एंड साइज बताता है? शेप एंड साइज बता रहा है रेडियस, देखिए। तो ऐसा लग रहा है सर, ऐसा कोई और एग्जांपल बताओ धोखे वाला। बताता हूं, तुझे खुद को अच्छा लगेगा। F बराबर ma, देखना मजा आएगा। M बराबर F/A। अब ऐसा लग रहा है कि बॉडी का मास डिपेंड करता है फोर्स पे और एक्सीलरेशन पे। फोर्स बढ़ाओगे तो मास भी बढ़ जाएगा। गलत है। फोर्स को 10 गुना करोगे तो एक्सीलरेशन 10 गुना हो जाएगा, मास तो वही रहेगा। इसका मास 100 ग्राम है तो 100 ग्राम ही तो रहेगा। कम फोर्स लगाओ, ज्यादा फोर्स लगाओ, नहीं होगा। ऐसा लग रहा है फॉर्मूले से धोखा। सर और बताओ सर ऐसे धोखे। ओम्स लॉ, R बराबर V/I, ऐसा लग रहा है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करंट्स। क्या बात कर दिया, इतने दिन पढ़ के आया। रेजिस्टेंस तो वायर की किस पर डिपेंड करेगा, रो पर, L पर, A पर। V और I पर डिपेंड। एक वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो 5 वोल्ट की बैटरी लगा, 10 की लगा, 50 की लगा, 100 की लगा, वायर का रेजिस्टेंस तो 5 ओम ही रहेगा। तो ऐसे धोखे समझेंगे तो मजा आएगा। यहां देखिए, यहां देखिए, ऐसा लग रहा है सवाल है पेपर का, क्या कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड करता है? नहीं, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, पहले लेक्चर में लिखा है, पहली स्लाइड पे, शेप एंड द सराउंडिंग मीडियम। C Q एंड V पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे ही धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं। अब सिर्फ फॉर्मूला देखोगे, बात ही नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा अरे यार C के फॉर्मूले में QV आ रहा है सर, ऐसा लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? पढ़ने से ही बात क्लियर होती है, डेरिवेशन से और समझ में आया। हाँ यार, Q भी कैंसिल हो गया, V की वैल्यू पुट कर दी तो कहीं Q और V के तो दर्शन ही नहीं हो रहे। अब ये वाला आंसर याद होना चाहिए। सर ये क्या चीज है? ये है किसी आइसोलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटी। C बराबर 4πε0। सर ये आइसोलेटेड शब्द क्या है? थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। आइसोलेटेड का मतलब अकेला, इसके आजू बाजू कोई दूसरा नहीं है, इसका कहीं दूसरे पे इसका कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। आइसोलेटेड, अकेला है। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस प्लस से स्टार्ट होंगी और कहां जाएंगी? इन्फिनिटी। सर एक बात पूछूं? हाँ बोल बेटा। सर हमने तो पढ़ा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिल्कुल वो मैं पढ़ाऊंगा भी। सर उसमें तो 2 प्लेट्स होती हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर, उसमें 2 स्फीयर होते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, 2 सिलेंडर होते हैं। बिल्कुल सही बात। सर इसका दूसरा स्फीयर कहां है? इसकी दूसरी प्लेट कहां है? तो आंसर है द सेकंड स्फीयर इज प्रेजेंट एट इनफाइनाइट। हर बात को समझिए। अभी आप पढ़ोगे पैरेलल प्लेट, 90% सवाल उसी के हैं, तो उसमें तो आपको 2 प्लेटें दिख रही हैं। आप इसमें आपका मन आएगा सर इसका दूसरा पार्ट कहां है? दूसरा पार्ट कहां प्रेजेंट है बताइए? इन्फिनिटी।
बोलिए यहां तक सब ओके है क्या? डेरिवेशन कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, कराने के पीछे मकसद यही है थोड़ी आप कंटिन्यूटी को समझें। अच्छा, अगर मैं सीधा लिख देता तो मजा नहीं आता। अब आपने खुद ने देखा, Q कटा, V की वैल्यू पुट करी, फिर ये बात कितनी अच्छी लगी, फॉर्मूले से दिख रहा है C डिपेंड्स ऑन Q एंड V, बट C Q और V पे डिपेंड नहीं। फिर आपने तुरंत तुरंत मुझे 2-3 एग्जाम्पल और सिखाए कि ऐसा धोखा और भी हो रहा है, मास लग रहा है F और A पे डिपेंड कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप चार्ज को 3 गुना करोगे तो पोटेंशियल भी, तो 3 से 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा? कैंसिल। बोलिए क्या यहां तक ओके? बराबर आइए सभी लोग। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई, क्या यहां तक ओके है क्या? बताइए, बढ़ूं आगे? चलिए, अब आएगा सबसे ज्यादा काम का टॉपिक है, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे तगड़ा टॉपिक, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आंसर भले ही सीधा याद है, पर अपन इसको अच्छे से समझेंगे। आंसर है मोस्ट फेमस C बराबर A एप्सिलॉन बाय D। अब पूरा इसको 10 मिनट बढ़िया एकदम मन से समझिए, बढ़िया एनर्जी लगाकर, खुश मन से। पूरा नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैक्सिमम सवाल यहीं से बनते हैं, पूरा चैप्टर में यही पढ़ेंगे। अब एक बार समझो धीरे धीरे। सबसे पहले कितनी प्लेट? 2 प्लेट, एक पे चार्ज प्लस Q, एक पे चार्ज माइनस Q। पहला बढ़िया प्रश्न, यार क्या कैपेसिटर में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होते हैं? आंसर है यस। प्लेटों पे हमेशा कैसे चार्ज होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। क्यों होते हैं सर, कुछ कारण बता दोगे? हाँ आ जाओ। एक कैपेसिटर है, अब ये अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब कोई चार्ज नहीं है। अब आपने इसको बैटरी से जोड़ा और की को क्या कर दिया? बंद। अब ये बैटरी क्या करेगी? बैटरी क्या करेगी, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उठा उठा कर कहां पटकेगी? दूसरी पर। सर ये रास्ता क्यों अपनाया? यहां से यहां नहीं जा सकते, कैसे जाएंगे भाई? बीच में तो क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम है, चार्ज हवा से उड़ के थोड़ी ना जाएगा, इस माध्यम से जाएगा। ये क्या है? ये वायर। तो बैटरी क्या कर रही है बताइए? कैपेसिटर की एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को उठा उठा के कहां डाल रही है? दूसरे पर। कब तक डालेगी? अनंत काल तक नहीं। जब यहां का पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब बताइए, इसने 200 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो इस पे चार्ज आया प्लस का, वही 200 तो यहां गए होंगे, तो यहां आएगा माइनस। अब बताइए कैपेसिटर की प्लेटों पे चार्ज कैसा? इक्वल एंड अपोजिट। छोटी छोटी बातें समझते जाइए, तो हम बार बार बनाएंगे। 25 बार डायग्राम बनेगा 8 दिन में, तो हमेशा ध्यान दीजिए चार्जेस कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और याद करिए दोनों के बीच की दूरी कितनी? D। एक प्लेट का एरिया A इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। लिखना शुरू करिए। A is the area of each plate. D, distance between the plates of capacitor. Distance between the plates of capacitor. तो A है एरिया ऑफ ईच प्लेट, D है डिस्टेंस। अब मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूं, जिससे आपको डेरिवेशन याद नहीं करना है, पर वो बातें समझेंगे ना तो आगे की फिजिक्स में और मजा आएगा। चलिए अब एक बार पेन पेंसिल छोड़िए, बोर्ड पे देखिए। इन बिटवीन कोई पॉइंट है P। मुझे ईमानदारी से बताइए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन देगा? पहली प्लेट, दूसरी प्लेट या दोनों? सुनते जाइएगा, मजा आएगा। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पे रखा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा क्या होता है? प्लस। ईमानदारी से बताइए ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। E1। वापस बोल रहा हूं,
ये माइनस माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। अब बताइए दोनों फील्ड की दिशा सेम है, ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट, ऐड। सर यहां तक वापस बताइए, कितनी प्लेट, दो प्लेट, हर अकेली प्लेट अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी। मुझे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर क्या रखा, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नेचर बताओ, पॉजिटिव। प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। माइनस प्लस को क्या करेगा। तो बताओ स्टेप नंबर 1, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक स्टेप समझोगे फिर लिखोगे। ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट, क्यों ऐड, क्यों, सेम डायरेक्शन में। अब बताओ एक अकेली के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, एक अकेली के कारण सिग्मा बाय, दूसरे के कारण सिग्मा बाय 2, 2 एलसीएम, सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब बताइए आंसर में 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं, कभी 2 आता है कभी 2 नहीं आता। आइए बोर्ड पे मेरी तरफ देखिए, 2 कब आएगा, जब एक प्लेट की बात करेंगे। यहां दोनों प्लेटों का नेट इफेक्ट है सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और चाहें तो सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय ए। पहला स्टेप ओके करिए, एक एक स्टेप से समझेंगे। डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा, मुझे भी पता है, पर इतनी अंदर की बातें काम की बहुत हैं। अभी आप खुद देखना, अगले ही न्यूमेरिकल में, अगले ही हेडिंग में काम आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब दूसरा, अब निकालें पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन अभी पढ़ा था, V बराबर ई डी। ई को पुट करें तो V, E कितना आया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। स्टेप नंबर 2, डेरिवेशन से क्या हो रहा है, धीरे धीरे फॉर्मूले याद हो रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा सिंगल के कारण, दोनों के कारण नेट इफेक्ट में फिर 2 नहीं आएगा, ठीक है। अंकित ओके है क्या बेटा, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 खुद करें। अब तीसरी बार लिख रहे हैं, याद हो जाएगा, Q बराबर सी वी, V को पुट करें। खुद करके देखिए क्या कैलकुलेशन करने से चीज़ें क्या कनेक्ट होती हैं। अच्छा फॉर्मूला लिखा, वैल्यू डाली, खुद करिए। अब V को पुट करिए, V को पुट करिए, C निकालिए। तो Q, Q C, V की जगह Q D अपॉन ए एप्सिलॉन। Q से Q कैंसिल, तो C की जगह आया ए एप्सिलॉन बाय डी। बार बार वो बात प्रूफ हो रही है, देखना, देख Q कट रहा है, आजू बाजू बात मत कर, बच उससे। Q कैंसिल हो रहा है, Q कैंसिल हो रहा है। C डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q, C डज नॉट डिपेंड्स ऑन V, C डिपेंड्स ओनली ऑन शेप एंड साइज। क्या एरिया शेप और साइज में आता है, यस। क्या डिस्टेंस शेप और साइज में आती है, यस। एप्सिलॉन नॉट मीडियम, तो इसका मतलब क्या हो गया, C डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। अभी प्लेटों के बीच में वैक्यूम है, 2 दिन बाद प्लेटों के बीच में हम मीडियम भर देंगे तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तसल्ली से देख लीजिए, 4-5 बार फॉर्मूला बोल लीजिए, 1 मिनट का यहां ब्रेक। डेरिवेशन कोई नहीं याद करना है, पर कराया इसलिए, सिर्फ ये फॉर्मूला कनेक्ट कर लोगे ना तो मजा नहीं आएगा डेप्थ का। अब आपको समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगी, फिर आपका क्या आया, V आया, फिर Q कटा, तो आपको और वो बात मजबूत हुई, कैपेसिटी Q पर डिपेंड नहीं करती। कहीं V दिखाई नहीं दे रहा, कैपेसिटी V पर डिपेंड नहीं करती। बोलिए C का 2-3 बार फॉर्मूला बोल लीजिए, ए एप्सिलॉन बाय C का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन बाय डी। क्या आगे बढ़े, चलिए अगला लिखिए। एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द
प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि 3 से 4 बार केवल सवाल एनर्जी पर ही पूछा गया है। एनर्जी स्टोर्ड, ये भी कई बच्चों को याद हो। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर पूरा समझाऊंगा। बहुत पॉपुलर फॉर्मूला, हाफ CV स्क्वायर, और एक और होता है Q स्क्वायर बाय 2C। सबसे पॉपुलर फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा कनेक्ट करिए। याद करना अच्छी बात है, आपको याद करना ही है। अभी 10 सवाल करोगे तो याद भी हो जाएगा, पर अपन चाहते हैं थोड़ा इसको एक बार इसकी अंदर की बातें समझें क्या हो रहा है। चलिए, कैपेसिटर का डायग्राम तीसरी बार, 15-20 बार और बनाएंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी D, चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ बीच में कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये E नेट है। E नेट में बताओ 2 आएगा या नहीं आएगा? 2 आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। धीरे धीरे याद होता जा रहा है। चित्र बनाते जाइए। अब मेरे एक छोटा सा प्रश्न सुनिए बनाते बनाते। जहां जहां फील्ड होगी वहां वहां एनर्जी स्टोर होती है। क्या इस रीजन में फील्ड है? मतलब यहां पर क्या आएगी? एनर्जी। ये एक अपने आप में सवाल है। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? आंसर है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं अपने सेंटेंस को फिर बोलता हूं। जहां जहां फील्ड होती है, फील्ड का मतलब आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उस रीजन में क्या स्टोर होती है? एनर्जी। कैपेसिटर में फील्ड कैसी है? इलेक्ट्रिक है या मैग्नेटिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो इलेक्ट्रिक वाला लगाओ। तो हम सभी जानते हैं, एज वी नो दैट एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बताओ कितना होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और यूनिट बताइए, जूल पर मीटर क्यूब। अब ये तो एनर्जी डेंसिटी है, तो मुझे तो एनर्जी चाहिए। तो मैंने एनर्जी डेंसिटी को खोला, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को वहां भेजा तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। कोई बता सकता है ये वाला वॉल्यूम कितना होगा? सोच के देखना। जैसे इस कमरे का वॉल्यूम चाहिए तो आप कहोगे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बात सही है, पर सोचो लंबाई इंटू चौड़ाई में क्या एरिया आ गया क्या? यस। और इंटू ये वाली डिस्टेंस और कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। वापस बोलिए सर, वॉल्यूम में तो 3 हाइट होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। बिल्कुल सही बात। लंबाई इंटू चौड़ाई में क्या आ गया? एरिया। तो बता वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? वॉल्यूम A इंटू डी। तो मैंने वॉल्यूम की जगह लिख दिया A इंटू डी। भाई साहब ये वाले फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं आजकल। हाफ CV स्क्वायर तो सबको याद है, ये वाला फॉर्मूला 3 बार पूछा गया है। हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। ऊपर वाले और नीचे वाले में अंतर है। यहां अभी 5 मिनट खर्च कर लें। ऊपर है जूल पर मीटर क्यूब, ये क्या है? जूल। यहां 2 मिनट खर्च करना ज्यादा बेहतर है। ऊपर एनर्जी डेंसिटी है, नीचे एनर्जी है। 3 बार केवल फॉर्मूला ही पूछा गया है। हाफ CV स्क्वायर तो क्या है? बहुत कॉमन है, वो तो न्यूमेरिकल में काम आएगा। ये वाला बच्चों को कम याद होता है। ऊपर वाला एनर्जी डेंसिटी है और नीचे वाला एनर्जी है। क्या आगे बढ़े? तो सर हमें तो हाफ CV स्क्वायर याद है, वो तो दिख ही नहीं रहा। अभी दिखेगा, टेंशन मत ले, अभी सब दिखेगा। E की वैल्यू पुट कर, वैल्यू पुट करके देखो तो क्या होगा? सीधे सीधे फॉर्मूले याद होंगे। अब E याद हो गया कितना? सिग्मा बाय
एप्सिलॉन नॉट। सर एक बार और पूछ लूं क्या? हाँ पूछ ले। सर 2 आएगा या नहीं आएगा? अरे 2 कब आता है? एक अकेली की बात करते हैं, यहाँ 2 नहीं है। ये कौन सी है? नेट। अब ई को रख के सॉल्व करो, ई को रख के सॉल्व करो, काटा कूटा चलने दो, कोई टेंशन नहीं है। वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। रखो ई को, क्या है बताओ? एनर्जी बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई कितना था? क्यू बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह में रख दिया क्यू बाय ए। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए डी। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, ए से ए, हाफ क्यू स्क्वायर डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं डी को नीचे ले जा रहा हूं। क्या ऐसे अपने मन से ले जा सकते हैं? चेंज नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। डी अभी भी कहां गया? घूम के ऊपर। ऐसा करने के पीछे कारण बताइए। ये क्या बन गया? अब देखो फिर से याद हो गया आपको सी का फॉर्मूला, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये आ गया साहब आपका मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला, क्यू स्क्वायर बाय 2c। पर आजकल ये पूछता ही नहीं है, वो पूछता है वो एनर्जी वाले गंदे गंदे फॉर्मूले, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी। अब सर इससे वो वाला कैसे लाएं? वो भी आ सकता है, क्यू की जगह क्या रख दें? सीवी। मुझे पता है थोड़ा समय लग रहा है वैल्यू पुट करने में। जब वन शॉट रिवीजन कराएंगे ना मार्च अप्रैल में, तब सीधा आपको रिजल्ट बताएंगे। अभी आपको करके दिखा रहे हैं ताकि आप चीजों को समझें। केवल फॉर्मूले लिख दूंगा ना सारे, तो बड़ा वो रटाफिकेशन जैसा हो जाएगा, ये भी रट ले भाई, ये भी रट ले। अब क्या आप खुद मैथमेटिक्स करके देख रहे हो, इस फॉर्मूले से दूसरे पे जाओ, उससे यहां आओ, तो थोड़ा सा आपको ठीक लग रहा है कि हाँ सर सब इंटर कन्वर्टेबल है। ये आ गया, अब क्यू की जगह सी भी रख दें, सी से सी कटेगा तो बताओ फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर। बहुत काम के फॉर्मूले। काटा कूटा हो सकती है, कोई टेंशन मत लीजिए। काटा कूटा नोट्स खराब होने से कुछ नहीं हो रहा, आपको तो सीखने को चाहिए। अब ये 2 स्लाइड की समरी देख मैं कैसे लिखूंगा अभी, केवल समरी। क्या मुझे वन शॉट पढ़ाना है मार्च अप्रैल में, ये मैं 3 मिनट में कैसे रिवाइज कराऊंगा? पहला लिखूंगा एनर्जी डेंसिटी, बोलो क्या होगा फॉर्मूला? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। फिर लिखूंगा केवल एनर्जी, तो बता डेंस वॉल्यूम को वहां भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा? ए इंटू डी। और तीसरा लिखूंगा पॉपुलर फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2c। ये पूरा 1 मिनट में रिवाइज, सबसे ज्यादा काम आएगा। अब मैं सीधा लिखूंगा ना तो बड़ी परेशानी, अरे यार सर कैसे लिख दिया। अभी अपन ने सब खुद करके देख लिया। इसकी यूनिट होगी जूल पर मीटर क्यूब, इसकी यूनिट है जूल, इसकी भी यूनिट है जूल। 1 मिनट के अंदर पिछले 15 मिनट की बात रिवाइज हो गई। 1 मिनट समझिए बात को, लिखिए तसल्ली से, बताइए, एक एक टर्म को बोल लीजिए और दोस्ती हो जाएगी। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्यू चार्ज, सी कैपेसिटेंस, वी पोटेंशियल डिफरेंस, यू एनर्जी। आ जाओ बराबर, आज ही समझना। चैप्टर कितना छोटा उससे समझना। एक्सरसाइज 4 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो थे 46 क्वेश्चन लगभग, इसमें है 20 क्वेश्चन, आधा चैप्टर है। यहां से एक आइडिया लगता है। दूसरा और अगली बात सुनना, 20 क्वेश्चन है, आज केवल एक ही लेक्चर हुआ है, एक ही लेक्चर में 8 क्वेश्चन आज ही तैयार हो जाएंगे। 20 में से 8 क्वेश्चन तो आज ही कर सकते हैं। तो चैप्टर बहुत छोटा है, बढ़िया तैयारी कर लोगे ना,
और तसल्ली से पढ़ रहे हैं। आप देखो एक एक चीज को डिराइव कर रहे हैं। सीधा फॉर्मूला लिखूंगा तो 1 घंटे में ही खत्म हो जाता। एक एक चीज को डिराइव करके देख रहे हैं, कुछ भी डायरेक्ट नहीं लिखा, ताकि आपको कनेक्टिविटी बन जाए, फिर प्रश्न करने में आपको मजा आएगा। क्या बात ओके है क्या भाई? चल आगे बढ़ते हैं। लिखिए अगला पॉइंट, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। चलिए अब सुनना, ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी सवाल इस पे 2-3 बार आया हुआ है, समझिएगा। फॉर्मूला वगैरह तो ठीक है, फॉर्मूला तो ये रहा Q² / 2ε। कैसे आया, क्यों आया, सब एकदम सिस्टमेटिक। पेन पेंसिल छोड़, थोड़ा चैप्टर को एंजॉय कर, उसको ऐसा मत पढ़ बोझ की तरह, थोड़ा खुश होके पढ़, बेसिक बेसिक बातें समझ। अब देख बिल्कुल बेसिक बात, तुझे अच्छा लगेगा। सर दोनों प्लेट पर चार्जेस हैं, एक पर प्लस और एक पर, तो सर प्लेटें तो आपस में चिपक जानी चाहिए, पर चिपक तो नहीं रही है। पंखे के अंदर भी कैपेसिटर लगा हुआ है, व्हाइट कलर का सिलेंडर जैसा होता है, कूलर में देखा हो आपने। ये कैपेसिटर क्या करता है, एकदम इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या होता है, जैसे आप स्विच को ऑन करते हो, पंखा भी रुका हुआ है, तो एकदम मोटर को स्टार्ट करने के लिए, पंखे को घुमाने के लिए एकदम थ्रस्ट चाहिए, ऊर्जा चाहिए, बहुत ज्यादा पावर चाहिए। वो पावर कौन दे रहा है? कैपेसिटर। कभी कभार आपने देखा हो, कभी घर पे ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कैपेसिटर खराब हो जाता है, फैन ऑन कर रहे हैं पर घूम नहीं रहा, तो पिताजी या बड़े कोई कहते हैं कि अरे यार हाथ से थोड़ा सा पंखे को हिला दे, आप हल्का सा हाथ से इसको थ्रस्ट दे दीजिए, पंखा चलने लग जाता है। तो जो इनिशियल थ्रस्ट आप दे रहे हो वो कौन दे रहा है? कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर ऊर्जा संचित है, एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे आपने बटन किया, कैपेसिटर चार्ज हुआ और उसने एकदम से ऊर्जा फेंकी, और वो ऊर्जा ही मोटर को क्या कर रही है? स्टार्ट कर रही है। ये पानी की मोटर है, उसमें भी कैपेसिटर होता है, कूलर में कैपेसिटर लगा हुआ है, पंखे में भी आप साइड से देखोगे तो इस कैप के अंदर एक व्हाइट कलर का सिलेंडर जैसा कैपेसिटर दिख रहा है। तो कैपेसिटर करता क्या है? ऊर्जा को क्या करता है? संचित, और एकदम से ऊर्जा को क्या करता है? प्रोवाइड। बिल्कुल बिल्कुल, खोल के नहीं ले जाना, ध्यान रखना है। तो अब प्रश्न ये पैदा हो रहा है, थोड़ा और इसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। एक प्लेट पर प्लस है और एक प्लेट पर माइनस है, तो सर ये तो दोनों चिपक जानी चाहिए, पर चिपकेगी नहीं। क्यों नहीं चिपकती? इनको हमने स्क्रू नट बोल्ट की सहायता से होल्ड कर रखा है। सर ये होल्ड कर रखा है, बात समझ में नहीं आई। आओ मैं आपको समझाता हूं। हर बात देखिए, फिजिक्स है, साइंस दिखाई देती है। जैसे mg बल के कारण ये देखिए ये गिर रहा है, mg के कारण ये क्या हो रहा है? गिर रहा है। टीवी तो नहीं गिर रहा, कारण क्या है? कैमरा लगा हुआ है, टीवी नहीं गिर रहा है। आप देखें पीछे क्या है? स्क्रू है, नट बोल्ट है। तो नट बोल्ट से वो हिंज फोर्स लग रहा है, हिंज फोर्स उसके mg को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। थोड़ी छोटी छोटी बातें सुनो, इंटरेस्टिंग लगती है कि जो प्लेटें हैं आकर्षित होना चाहती हैं, पर पीछे उनको नट बोल्ट से, स्क्रू से कस रखा है, तो प्लेटें आपस में आकर्षित नहीं हो रही। क्या फोर्स नहीं लग रहा? क्या फोर्स तो लग रहा है। वही टॉपिक है, देख वही टॉपिक है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्या कुछ कुछ बात समझ पा रहे हो? और सुनो, अगला प्रश्न इंटरेस्टिंग है, आपको पता चलेगा क्यों मैं डेरिवेशन पर इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। सब लोग बोर्ड पे देखना, ऑनलाइन वाले बच्चों बोर्ड पे देखना। माइनस क्यू पे चार्ज फोर्स कौन लगाएगा? आप लगाओगे, मैं लगाऊंगा, या प्लेट 1? मेरा सवाल फिर सुनिएगा, प्लेट 2 पर बल कौन लगाएगा? प्लेट 1 लगाएगी। और अच्छा बोलें, प्लेट 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लेट 2 पर बल कौन लगाएगा? प्लेट 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। आंखें बड़ी बड़ी करिएगा थोड़ी पुतलियां,
सिग्मा बाय। सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, अभी आपने एप्सिलॉन नॉट लिखा था यहां पर, ये नेट है, ये नेट फील्ड है। फिर बोलिए प्लेट 2 पर लगाने वाला जिम्मेदार कौन? प्लेट 2 पे बल कौन लगाएगा? केवल प्लेट 1। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लेट 1, दिस इज ड्यू टू प्लेट 1। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखना फोर्स, मजा आने वाला है। फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से फॉर्मूला होता है F बराबर 2 पे फोर्स लगा रहे हैं, E किसका? क्या बात क्लियर है? अब देखना आंसर 1 मिनट में आएगा। Q E1 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह Q बाय A, तो Q और Q स्क्वायर। याद यही करना है, देख पहले लिख दिया, याद यही करना है। पर तूने 2 मिनट डेरिवेशन समझा, कितनी बढ़िया फील आ गई। अच्छा 2 पर बल 1 लगा रहा है, तो फील्ड किसकी? 1 की या नेट? 1 की। क्या ये बात ओके है? क्या लिखना शुरू करिए। नीट में पूछा गया है 2 बार, और ध्यान से देख के बताइएगा, क्या ये फोर्स डी पे डिपेंड कर रहा है क्या? जल्दी से बताइए। फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, कहीं भी तो डी के दर्शन नहीं हो रहे। हाँ जी, क्लियर है क्या बेटा? एक बार बताइए, प्लेट 2 पर बल कौन लगाएगा? प्लेट 2 पर बल प्लेट 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी। अगर ये बात ओके है तो करिए थम्स अप। क्या ये बात समझ में आ रही है? 2-3 बार फॉर्मूला बोल लो। F बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। मजे की बात है, फोर्स के फॉर्मूले में डिस्टेंस के दर्शन नहीं हो रहे हैं। स्लाइड चेंज कर दूं क्या? अब एक बार क्वेश्चन आया, नीट का ही PYQ है, उसने कहा एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, कैपेसिटेंस C है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D है, और पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो फोर्स बताइए, और आंसर था CV स्क्वायर बाय 2D। अब बच्चा इन दोनों कॉन्सेप्ट में एक बार कंफ्यूज होता है। एक तरफ तो आप कह रहे हो फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, और एक तरफ अगले ही सवाल में फोर्स के फॉर्मूले में डिस्टेंस ला रहे हो। तो आप कहोगे सर फिर ये ऐसे कैसे? ये दिखने में धोखा है। जब मैं C को खोलूंगा तो उसमें भी डिस्टेंस आएगा, V को खोलूंगा उसमें भी डिस्टेंस आएगा, और ये सारे डिस्टेंस कैंसिल हो जाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक्चुअल सही बात तो अभी भी वही है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, यही बात सच है। पर अगर इसको रीअरेंज कर दिया जाए तो आपको ऐसा लग रहा है चलते फिरते, अरे यार डी आ रहा है यार, एजी सर तो कह रहे थे डी नहीं आता। अरे भाई जब तू इस सी और वी को भी खोलेगा ना तो वहां भी क्या दिखेगा, और वो डी डी सब जगह कैंसिल। सर करके बताओ सर, आजा मैं करके दिखाता हूं। जैसे सी वी स्क्वायर बाय 2D है, अब देखते जाना कैसे डी कैंसिल होगा, अच्छा लगेगा। सी के फॉर्मूले बोलो, याद होंगे, सी का फॉर्मूला बोलो, ए एप्सिलॉन बाय डी, देख याद आ रहा है।
V का फॉर्मूला बोलो, E इंटू डी अपॉन 2D। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अब खुद देखना, ये D और D स्क्वायर और इस D स्क्वायर से क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो दिख रहा है D, पर वो D ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है। तो बताइए, A एप्सिलॉन बाय D E स्क्वायर D स्क्वायर और ये 2D और D स्क्वायर कैंसिल। A एप्सिलॉन नॉट 2E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर 2 आएगा या नहीं आएगा? ये E टोटल फील्ड है। डेरिवेशन करते समय F बराबर QE में हमने फील्ड किसकी रखी थी? प्लेट 1 की। ये जो V बराबर ED लगाया था, यहां बताइए V बराबर ED, कंफ्यूज मत होइएगा, मेरे पास हर डेरिवेशन का आंसर है। V बराबर ED में E कौन सी रखी थी? टोटल। कंफ्यूजन का जवाब नहीं है, देख लो एकदम सटीक है। V बराबर ED में E टोटल है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण आ रहा है? टोटल फील्ड के कारण। तो आप देखिए, इसको आप सॉल्व करके देखें। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करके देखेंगे तो वही आएगा, Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। आप सॉल्व करके देखें, सिग्मा की जगह लिख दें Q बाई A, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात को गौर करिए। लग रहा है इसमें D आ रहा है, पर D पे डिपेंड नहीं कर रहा। पूछो क्यों नहीं कर रहा? बोलो, टूटा फूटा बोलो। ऊपर नीचे D क्या हो जाएगा? कैंसिल। और देखो हो भी रहा है। तसल्ली से देखिए, 2 मिनट रुकता हूं। इसको एक बार सॉल्व करो तो यही आ रहा है कि एक बार करो तो सिग्मा की जगह Q बाई ये रख दो, करके देखो तो आ रहा है क्या? मैंने करा नहीं है, एक बार आप करके देख लो। मैंने बोर्ड पे करा नहीं है, आप एक बार करके देख लो। तो एक ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, आपको सवाल में ही अटकेगा, अरे यार एक तरफ लिखा हुआ है D पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक फॉर्मूले में सर D दिखा रहे हैं। अरे D दिख रहा है, वो ऊपर नीचे फिर भी क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। क्या आगे बढ़ें क्या? शुरू करूं? चलिए लिखें, लेक्चर 1 रिव्यू। अब पूरा लेक्चर 1 रिव्यू करके दिखा रहा हूं कैसे शॉर्ट नोट तैयार होते हैं, कैसे चीजें। सबसे पहला फॉर्मूला Q बराबर CV, चैप्टर का पहला फॉर्मूला Q बराबर CV। C डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ये बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आया, डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V, डिपेंड्स ओनली ऑन शेप एंड साइज एंड सराउंडिंग मीडियम। ये अपने आप में बेटा एक थ्योरेटिकल सवाल है। अच्छा, पहला फॉर्मूला और पहला ही सवाल, Q बराबर CV। दिखने में लगता है C Q और V पे डिपेंड कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। फिर आता है दूसरा फॉर्मूला, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। बोलिए कितना फॉर्मूला? आइसोलेटेड कंडक्टिंग। सब डेरिवेशन करके दिखाया, पर अब सीधा याद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। याद करना अपनी अलग बात है भैया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है। डेरिवेशन कराना जिम्मेदारी है, क्योंकि फिजिक्स समझानी है। दोनों बातें अलग अलग हैं। याद करना जरूरी, ऑब्जेक्टिव पेपर है, वहां डिराइव करने का समय नहीं है। खटाखट टिप्स पे याद होना चाहिए। तीसरा आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पूरा डेरिवेशन किया, पर सीधी कैपेसिटी याद होनी चाहिए।
ए एप्सिलॉन बाय डी, सीधी याद होनी चाहिए, ए एप्सिलॉन बाय डी। चौथा एनर्जी स्टोर्ड, भाई साहब ये तो बहुत फेमस है, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी का फॉर्मूला, सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी बताओ, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको वॉल्यूम से गुणा कर दोगे तो क्या मिलेगी, एनर्जी। अब देखो आप चौथी बार लिख रहे हो, एक बार इलेक्ट्रो में लिखा था, इलेक्ट्रो के जब रिव्यू लिखा था, फिर डेरिवेशन में लिखा, फिर वहीं अपन ने फॉर्मूला लिखा, अब वापस लिख रहे हैं, याद होना चाहिए। और एनर्जी के पॉपुलर फॉर्मूले बताओ जो सबसे ज्यादा काम आएंगे, क्यू स्क्वायर बाय 2c हाफ सी वी स्क्वायर। फॉर्मूले की बाहर है पर करें क्या, याद करने पड़ेंगे, डेरिवेशन करा सकते हैं, समझा सकते हैं, पर टिप्स पे जब इसको 20-30 न्यूमेरिकल करोगे तभी अपने आप याद हो जाएगा। और पांचवा फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये बताइए कितना, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, does not depends on distance। फिर यहाँ एक कंट्रोवर्सी भी, क्या, एक नीट में सवाल आ गया, F बराबर सी वी स्क्वायर बाय 2d। अब तीसरी बार बोल रहा हूं शायद समझ में आ जाए, इसमें d दिखाई दे रहा है पर वो नकली है, क्योंकि ऊपर c और v के अंदर भी d छुपा हुआ है, अल्टीमेटली वो d कैंसिल हो जाएगा। यहां समय बिता लें, नहीं तो घर जाके परेशानी होती है। एक जगह लिखा हुआ है फोर्स डज नॉट डिपेंड्स, अगले ही नीट के सवाल में फोर्स में d दिखाई दे रहा है। बताइए 5 मिनट के अंदर पूरे पांचों कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। देखिए आप यहीं होमवर्क लिखिए, जब बात न्यूमेरिकल की हो रही है तो होमवर्क भी जरूरी है। अच्छा करते कौन सा हो तुम, जो तुरंत बोल रहे हो, आपने तो कहा था 3 लेक्चर बाद दोगे, करते तुम हो नहीं, चुपचाप लिख लिया करो ना बेटा। हाँ ओके सर, हाँ तुम ऐसा पूछ तो तुरंत, अरे जैसे रोज ही कर रहे हो, इतने इतने दिन निकल जाते हैं तुम्हें बिना होमवर्क करे। चलो लिखें एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4, सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा, पांचवा, फिर 9th, फिर 10th, फिर 13, 14, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 19, 19। धन्यवाद।